हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन की केमिस्ट्री। मैं सर कुलदीप परमार और आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के थर्ड लेक्चर के बारे में। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग सॉलिड का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशंस कर चुके हैं और सेकंड लेक्चर हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस थे, क्रिस्टल सिस्टम्स थे और एलिमेंट जो थे सिमेट्री के यूनिट सेल में, उनके बारे में बात की थी। तो पिछला जो लेक्चर था जहाँ पर हमने बात की थी कि यूनिट सेल जो है वो दो तरह की होती है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, जिसमें हमने आगे फर्दर और भी क्लासेस किए थे स्टडी, जैसे कि सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एक और एक्स्ट्रा सेल थी एंड सेंटर क्यूबिक सेल, जो आपके सिलेबस में नहीं होती, तो उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बात करें यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं और फेस के सेंटर पर होते हैं, बॉडी के सेंटर में होते हैं, तो इनका कितना परसेंट पार्टिसिपेट करते हैं ये उस यूनिट सेल में, कितना कंट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का एक यूनिट सेल में। क्योंकि पार्टिकल जो है वो 3D स्पेस में, से यहाँ पर पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, तो ये यहाँ पे इस पार्टिकल के सेंटर को इमेजिन करते हुए हम काफी सारे जो है क्यूब्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, काफी सारे क्यूब्स बन जाएंगे। लेकिन ये पार्टिकल तो एक ही है ना, तो ये कितने क्यूब्स में आएगा, कितने कॉमन रहेंगे, तो उस बेसिस पर हम बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स एट डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स एट डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स। तो इसके लिए आपको एक इमेजिन करना होगा कंप्लीट क्रिस्टल, और उस क्रिस्टल में आपको बहुत सारे यूनिट सेल्स कंसीडर करने होंगे। जैसे कि ये मैंने क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रखा है, इसमें कितने सारे यूनिट सेल्स इमेजिन कर सकते हो आप लोग। तो देखिए इसमें यूनिट सेल का नंबर देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यूनिट सेल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट हैं। और ये एक पूरा क्रिस्टल है, इससे आगे और भी कुछ यूनिट सेल्स हो सकते हैं, इधर भी यूनिट सेल पॉसिबल हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हर एक फेसेस के अलोंग जो है यूनिट सेल्स पॉसिबल हो सकती हैं और ज्यादा बड़ा क्रिस्टल हो सकता है। लेकिन इसमें जो लैटिस पॉइंट्स हम कंसीडर करें, डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स, तो देखिए क्या होगा। ये एक जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये इसका कॉर्नर है। तो ये कॉर्नर लैटिस पॉइंट को हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो ये कॉर्नर जो था वो इस यूनिट सेल में है, इसका बॉटम कॉर्नर है, इसके यूनिट सेल में भी है, ये वाले फर्स्ट में है। सेकंड यूनिट सेल को देखें तो ये बॉक्स जब आ रहा है तो ये कॉर्नर है। थर्ड यूनिट सेल को देखें तो ये पीछे वाला जो बॉक्स है, उस पीछे वाले बॉक्स के बॉटम कॉर्नर पर यहाँ पर ये कॉर्नर कॉमन है। फोर्थ यूनिट सेल में देखें तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड वाले में भी ये कॉर्नर पॉसिबल है। फिफ्थ नंबर पर देखें तो ये यूनिट सेल में पॉसिबल है। सिक्स में ये यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। सेवंथ में ये इस तरह से यहाँ पॉसिबल है और एट्थ में ये यहाँ से पॉसिबल है। अब देखो इसको एक तरह समझते हैं, जैसे अपने पास ये एक क्यूब है जिसको मैं स्क्वायर की शेप में फॉर्म कर रहा हूँ। ये एक यूनिट सेल है, ये क्या है, ये है एक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के बिल्कुल साइड में हम एक और यूनिट सेल फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो इस दोनों ही यूनिट सेल में कॉमन है और ये वाला पॉइंट भी कॉमन है। अब हमने इस यूनिट सेल के बॉटम पार्ट में एक और यूनिट सेल को प्लेस कर सकते हैं। क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ पर भी ये पॉइंट जो है क्या है, कॉमन है। इसके भी नीचे एक क्यूब बना दीजिए, यहाँ पर भी ये कॉमन है। तो ये जो पॉइंट है वो कितने क्यूब्स में आ गया, 4 यूनिट में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अगर हम 3D स्ट्रक्चर को, ये तो कैसा इमेज है, ये है 2D इमेज। जब आप इसको 3D में कन्वर्ट करोगे तो इस यूनिट के ऊपर एक और यूनिट सेल को रखना प्लेस करोगे आप लोग, तो उसमें ये कॉर्नर आएगा। इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल प्लेस होगी, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल प्लेस होगी और इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल प्लेस होगी। तो जो कॉर्नर जो है, कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है। कितने होता है, 8 यूनिट सेल्स में कॉमन होता है।
तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 1 यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ऑफ पार्टिकल, पार्ट ऑफ पार्टिकल जो है वो एक यूनिट सेल में क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। ऐसे भी समझते हैं अपने पास एक रूम है, इस रूम के जैसे एक रूम है यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इस रूम के साइड में एक रूम है और उन दोनों रूमों के बैकवर्ड भी 2 रूम्स हो गए, ये फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर हो गया और इन चारों रूमों के ऊपर भी एक जो है सेकंड फ्लोर पे 4 रूम हो जाएंगे। तो उस तरह से जो कॉर्नर आएगा वो 8 रूम में क्या रहेगा, कॉर्नर रहेगा, कॉमन रहेगा। तो इस तरह से कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हुआ। अब ये फेस का सेंटर लेते हैं, ये है एक फेस, ये एक आपका फेस है, इस फेस का हमने एक सेंटर लिया, तो ये फेस इस यूनिट सेल में है और इस 4th नंबर वाले यूनिट सेल में भी ये क्या है, कॉमन है। तो जो फेस का जो सेंटर है यानी कि ये वाली जो वॉल है, ये जो वॉल है वो इसके पीछे जो रूम होगा उसमें क्या होगी, कॉमन रहेगी। जैसे कि ये एक वॉल है तो ये इस यूनिट सेल में और इसमें है, बस बाकी किसी में तो होगी नहीं। तो फेस का जो सेंटर है, फेस सेंटर जो है वो 2 यूनिट सेल में क्या होता है, कॉमन होता है। 2 यूनिट सेल में क्या होता है, कॉमन होता है। तो जो कंट्रीब्यूशन है 1 यूनिट सेल में, तो वो कितना है, 1 यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 पार्ट ऑफ पार्टिकल। अब बॉडी सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर होता है इनसाइड द क्यूब। बॉडी सेंटर हम जब रूम के अंदर बैठे हुए हैं तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इसी रूम के साथ है, अनदर रूम के साथ हमारा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो बॉडी सेंटर जो है वो 100% कंट्रीब्यूशन करता है, 100% कंट्रीब्यूशन, यानी कि 1 यूनिट सेल मतलब 1 पार्ट ऑफ पार्टिकल। ये कुछ याद रखें, ये बहुत जनरल चीजें। एक हम बात करते हैं एज की, ये जो एज है, ये वाली एज, तो इस रूम में है ये कॉमन, इस रूम में या क्यूब में कॉमन है, इस वाले क्यूब में कॉमन है और इस वाले क्यूब में। जो एज सेंटर है, एज सेंटर जो है 4 यूनिट सेल में क्या होता है, कॉमन होता है। 4 यूनिट सेल में कॉमन है। और इसका अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1 यूनिट सेल में, 1 यूनिट सेल में इसका 1/4 पार्ट ऑफ पार्टिकल, 1/4 पार्ट ऑफ पार्टिकल जो है कंट्रीब्यूट करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या है, कॉर्नर, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। फेस सेंटर कितना है, फेस सेंटर 1/2। बॉडी सेंटर 1 और एज सेंटर 1/4। ये आपको याद रखनी है। लर्निंग टिप्स हैं ये, आपको ये लर्न करने होंगे। इसको याद रखने से क्या होगा, हम किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी जब कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर इसका रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। लेकिन अगर हम कॉर्नर पर पार्टिकल को अगर इमेजिन करें, जैसे ये आपका क्यूब हो गया और इस क्यूब के इस कॉर्नर पर हमने एक पार्टिकल इमेजिन किया, ये रहा, ये एक पार्टिकल हो गया, इसका साइज कुछ और भी हो सकता है। दूसरा हमने इस कॉर्नर पर इमेजिन किया, लेकिन क्या होता है कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कंप्लीटली इस तरह से एसोसिएट होते हैं, एक तरफ उनके बिटवीन गैप बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह से आपका एक फेस बनेगा। एक फेस कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो अगर हम इस फेस को इनलार्ज करके देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, ऐसा, कि हर एक कॉर्नर पर पार्टिकल तो है, लेकिन हर एक कॉर्नर पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, टच करता है।
तो इस फेस को अगर हम इनलार्ज करके देखें, किसी भी एक फेस को इनलार्ज करके देखेंगे तो क्या होगा, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह से। अब ये जो लेंथ है इस फेस के एज की वो है a, सपोज ये इस पार्टिकल की रेडियस r है, इस पार्टिकल की रेडियस भी कितनी है, r है। तो जो एज लेंथ a है, एज लेंथ a जो है वो इक्वल होगी ट्वाइस ऑफ r के, r क्या है, रेडियस ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ पार्टिकल। देखिए आपका क्यूब में आपको गैप दिख सकता है, लेकिन सॉलिड में रियल में होता क्या है कि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता है उनके बिटवीन, तो वो कहीं ना कहीं टच जरूर कर रहे होंगे। तो एज के अलोंग जो है सिंपल क्यूबिक सेल में क्या करते हैं। अब हम बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स जेड की, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, देखिए 8 पार्टिकल्स तो हैं इस क्यूब में, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर इस क्यूब के इनसाइड कितना होगा। देखिए एक पार्टिकल हमने कितना बनाया, 1/4 सा बनाया कुछ, लेकिन कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, 1/8 है, कॉर्नर पार्टिकल है। और कितने टोटल कॉर्नर पार्टिकल हैं, 8 हैं, तो कितना हो गया, जेड 1 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, जेड मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल। भाई कितने पार्टिकल हैं और उसका एक पार्टिकल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अगेन दैट आर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। और यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई विथ 100, ये परसेंट निकल जाएगा। जेड कितना है, 1 है, पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू मल्टीप्लाई विथ। अब ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो ये 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर का होल क्यूब मल्टीप्लाई विथ 100%। ये कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब हो गया 8, आर का क्यूब हो गया आर क्यूब एंड 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो होगा π/6 इंटू 100। पाई की वैल्यू रख देंगे, आंसर आएगा 52.4%। यहीं पर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, एफिशिएंसी के लिए हम परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन कितना होगा, 100 का मल्टीप्लाई नहीं करें तो कितना है, π/6 यानी कि 0.524। ये दोनों वैल्यूज आप याद रखेंगे, ए एंड आर रिलेशन याद रखेंगे, और जेड क्या होती है सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। ये कुछ टर्म्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको याद रखना होता है। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक सेल क्या है, तो उसके आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल में आपको बताना है सिंपल क्यूबिक सेल को, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसकी डेफिनेशन लिखिए, लेटेस्ट पॉइंट कौन सा है, और ये सारी चीजें, जेड क्या है, ए एंड आर रिलेशन क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, ये सारा डेटा जो है अगर आप प्रोवाइड कर देंगे, बस इतना कुछ लिखने से ही आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिंपल के बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। किसकी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको हम FCC बोलते हैं। तो वहां क्या होगा, पार्टिकल यहां पर भी होंगे, हर एक फेस के क्या होगा, सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा, फॉरवर्ड और बैक। तो अगर हम इस फेस को देखें, एक फेस को देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, फेस को देखने पर हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये फेस जैसे पहले कॉर्नर के पार्टिकल कांटेक्ट में थे, हमने बीच में से एक पार्टिकल रख दिया, ये बीच में पार्टिकल यहाँ रख दिया, तो ये पार्टिकल इस कॉर्नर को टच करेगा, इस कॉर्नर के पार्टिकल को टच करेगा, तो क्या स्क्वायर सा बन गया। ये पार्टिकल आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे, लेकिन इस सेंटर वाले पार्टिकल के कांटेक्ट में होंगे। तो ये जो है इस फेस का डायगोनल,
इस फेस का जो डायगोनल है, इस फेस डायगोनल के अलोंग ये सारे पार्टिकल्स कांटेक्ट होंगे। ये आपका पार्टिकल रेडियस r, ये इस पार्टिकल का डायमीटर हो गया 2r और ये हो गया r। ये क्या है, a है और ये a है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लगा दें ABCD ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में अगर हम बात करें तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि हम बोले BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB कितना है, ये हमने इसको मान लिया x, या ये कितना है x के लिए तो 4r है। कितना है 4r, 4r का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, AB कितना है a, AD कितना है, ये भी a है, a स्क्वायर। तो ये 4r स्क्वायर, सॉरी 4r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। इसको अंडर रूट ले लें इधर से तो क्या होगा, 4r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। यहाँ से इस अंडर रूट को डिवाइड कर दीजिए, a इक्वल्स टू 4r बाय रूट 2, 4r बाय रूट 2। तो यहाँ से रिलेशन आता है a इज इक्वल्स टू 2√2r। अब हम z निकालते हैं। z के लिए क्या होगा, 1/8 तो रहेगा, उसके साथ 6 फेस सेंटर्ड हैं तो 1/2 इंटू 6, ये कितना होगा, इसका आ गया 1/8 का 1 प्लस 3, z कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, z की जगह कितना कर देंगे 4 कर देंगे और यहाँ हो जाएगा क्यूब में, यहाँ पे मैं सारी चीजें हटा देता हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कर दिया 2√2r का होल क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3, 4 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 16/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब हो गया 8 और √2 का हो गया 2√2, तो ये हो गया 16√2 r क्यूब 100। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया पाई बाय 3√2 इंटू 100। √2 की वैल्यू 1.414, पाई की वैल्यू 3.14, ये सारी चीजें रखेंगे तो आंसर आएगा 74%। कितना आएगा 74%। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन होगा पाई बाय 3√2 यानी कि 0.74। ये आपका फेस सेंटर्ड है। इसी तरह से आप क्या करते हैं, बीसीसी के लिए भी निकालते हैं। बीसीसी में आप याद रखेंगे जो आपका पार्टिकल्स कांटेक्ट में करते हैं बॉडी डायगोनल के अराउंड करते हैं। किसके अराउंड, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल में क्या होता है कि √3a होता है बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला, √3a = 4r हो जाता है, √3 इंटू 4r हो जाता है। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4r बाय √3 हो जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो कॉर्नर पार्टिकल होंगे प्लस 1 क्या होगा बॉडी सेंटर पार्टिकल, तो z जो है कितना आता है 2 आता है। ये a एंड r रिलेशन है और ये z का रिलेशन है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी पे कमेंट सेक्शन में बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, क्या पैकिंग फ्रैक्शन हो सकता है, वो कैलकुलेट करके कमेंट करेंगे, है ना। अगर कितने स्टूडेंट्स का सही आता है कितने गलत आता है वो देख लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी को वहां पर स्टार्ट से कर देंगे, है ना। लेकिन आप एक बार ट्राई करेंगे, a कितना है ये वैल्यू है और z कितना है 2 है, फॉर्मूला भी है, ट्राई करेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे बीसीसी के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कल हम बात करेंगे वेट्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में। और समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे देखने को मिलती रहे। सारा सिलेबस आपका कवर करेंगे इस मैराथन बैचेज में, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। और नोट्स जो हैं वो हर वीडियो की तरह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है नोट्स के लिए। और नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे लेकिन अभी नहीं होंगे। मैं नोट्स को कल अब जो डिस्क्रिप्शन है वो अपडेट हो जाएगी, अपडेट होने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो वहां से आप क्या करेंगे डाउनलोड कर सकते हैं। चेक करते रहें डिस्क्रिप्शन को, जब वीडियो में
डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल होंगे, तब आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।